Hello everyone, welcome to the explained section analysis for prelims of the Indian Express for 13th of July. Today we'll discuss the pricing criteria for various fertilizers in India. Broadly, they are categorized into three categories. One is urea based, then the other is nutrient based subsidy, and the third is other fertilizers. These are the criteria on which the price is fixed. Other fertilizers include water based, water soluble fertilizers as well. What are the first let's talk about urea. Urea price is regulated, that is its MRP is fixed based on the recommendation of Commission for Agricultural Cost. It decides the MRP on which the urea will be sold, and it has been kept the same for almost like 4 5 years now. And the other category is nutrient based subsidy. In this, what happens ki the price is fixed based on the nitrogen, phosphorus, potassium and sulfur concentration. सल्फर की जो इसमें कंसंट्रेशन होती है पर टनेज, उसके बेसिस पे इसका ईच की, मतलब इसमें जो ईच जो हमारा फर्टिलाइज़र है, इसके पर टनेज कंटेंट के हिसाब से इसका प्राइस जो है वो फिक्स किया जाता है कि अगर मान लीजिए हमारा फर्टिलाइज़र है जिसमें नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, तो इसकी पर टनेज नाइट्रोजन कितना है या फास्फोरस कितना है, उसके बेसिस पे इसका प्राइस डिसाइड होता है. इसकी जो प्राइसिंग है उसको गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट कर रखा है, बट इसका जो MRP है वो एक विद इन अ ब्रॉड रेंज गवर्नमेंट ने लिख कर रखा है कि इसके इस रेंज के विद इन होगा तो हम सब्सिडी देंगे, अदरवाइज वी वोंट गिव सब्सिडी टू द मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी नहीं देंगे अगर प्राइस उससे ज़्यादा बढ़ जाता है. तो बेसिकली क्या है कि इनफॉर्मल प्राइसिंग जो है इसकी वो कंट्रोल कर दी गई है. इनफॉर्मली प्राइसिंग जो है वो इनफॉर्मली कंट्रोल है. अब तीसरा जो आता है वो अदर फर्टिलाइजर्स आते हैं जो कि अभी किसी सब्सिडी स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं. एग्जाम्पल हो गया जैसे वाटर सॉल्युबल हो गया. तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती है, बट इसका भी प्राइस जो है वो इनफॉर्मली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. तो बेसिकली एक रेगुलेटेड प्राइस हो गया और एक दूसरा सेक्शन हो गया अनरेगुलेटेड प्राइस हो गया. और अभी रिसेंटली जो बात चल रही है वो यूरिया को NBS के अंदर लाने की बात चल रही है. एंड इसके अलावा जो हम डिस्कस करेंगे वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स के बारे में. अब वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं? ये बेसिकली वो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली या तो स्प्रे किए जाते हैं लीव्स पे या फिर इन्हें ड्रिप इरिगेशन के थ्रू पहुंचाया जाता है. तो ड्रिप इरिगेशन में क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं. तो इस टर्म को हम बोलते हैं फर्टिगेशन. अगर हम फर्टिलाइज़र को वाटर के साथ अप्लाई करते हैं, विच मीन्स फर्टिलाइज़र प्लस इरिगेशन इज इक्वल टू फर्टिगेशन. तो इसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके? जैसे इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि जिसका न्यूट्रिएंट अपटेक होता है वो बहुत हाई होता है रादर देन जो दूसरे फील्ड अप्लाइड फर्टिलाइजर हमने पहले बात की थी, वो फील्ड अप्लाइड फर्टिलाइजर्स थे. तो इसका जो न्यूट्रिएंट अपटेक होता है वो 60 to 70% और होता है. इसकी एफिशिएंसी हायर होती है, मतलब जो प्लांट है उसे ज़्यादा ऑब्जॉर्व करता है. और इसमें क्या है, डाइल्यूशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. डाइल्यूशन का मतलब क्या है, बेसिकली पानी ऐड करना. तो जो हमारे फील्ड अप्लाइड फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें हमें पानी ऐड करना पड़ता है, बट इसमें क्या होता है, उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं इसको डायरेक्टली डाल के उसमें डिसॉल्व कर लिया जाता है. एक मिनिमम कोई लिमिट नहीं होती. इसका ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाता है प्रोवाइडेड कि इसमें 30% टोटल न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट हो और 30% टोटल न्यूट्रिएंट का कंटेंट हो. और दूसरा जो कंटेमिनेंट्स हैं, एग्जांपल जैसे कैडमियम हो गया, क्लोराइड हो गया, सोडियम हो गया, उसका जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो है वो क्रॉस ना हो. दैट्स इट. इसमें तो यही है. नेक्स्ट, इस आर्टिकल में बेसिकली हम थोड़ा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कुछ फीचर्स और हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ और रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है, ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो पहली बात तो जो बेल की कंडीशन इसमें होती है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, ये थोड़ी स्ट्रिंजेंट होती है ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ से. अब तो रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है? तो इसमें रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब ये है कि जो अक्यूज है उसे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इनोसेंट हूँ.
अदरवाइज क्या होता है, ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, तो अक्यूज, द गवर्नमेंट प्रूव करती है कि अक्यूज जो है उसने एक क्राइम किया है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि जो मान लीजिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में क्या है कि इसमें जो अथराइज ऑफिसर है, अगर उसके पास सब्सटेंशियल रीज़न टू बिलीव है कि आपके पास कुछ मटेरियल जो पोजीशन में है जिसकी वजह से आप किसी ऑफेंस के अंदर गिल्टी हो सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, तो वो आपको बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है। बट ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा क्राइम किया है जो कोई कॉग्निजेबल है, सीरियस ऑफेंस है, उसमें भी अगर रीजनेबल सस्पिशन है आपके ऊपर, तो आपको बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। बट इसमें क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ, इसमें बेल की जो कंडीशन होती है ये थोड़ी सी, ये वेरी लेस सीवियर होती है। बट जो पीएमएलए इम्पॉर्टेंट कैसे हो जाता है, क्योंकि इसमें जो कंडीशन होती है बेल की वो सीवियर होती है, जिसकी वजह से केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है, तो उन्हें बेल का जो इशू हो रहा है उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। तो और पीएमएलए में जो हमारी एनफोर्सिंग अथॉरिटी कौन सी होती है, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। इसके अलावा और कोई चीज़ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बस अपने एक्ट के थ्रू रहना है, बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। वैसे आर्टिकल और भी था कि दिल्ली में जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं अर्बन, उन्हें डिजिटाइज करने की और सेपरेट अथॉरिटी इसको गवर्न करने की करेगी, इसके बारे में कुछ बात चल रही है, बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस इतना जानने की बात है यहाँ पे कि जो दिल्ली में जो लैंड है इट कम्स अंडर सेंट्रल लिस्ट अंडर आर्टिकल 2 शायद 39A है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। पर हमें ये याद रखना है कि सेंट्रल लिस्ट में आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।